Hello and welcome to Achievers Live, dear learners of IGNOU MS Psychology MPC 001 ब्लॉक 3 की यूनिट 1 चल रही है और आज जो हम वीडियो कवर करेंगे, जो टॉपिक्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे, उसी के साथ हम थर्ड ब्लॉक की इस फर्स्ट यूनिट को आज कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि ऑलमोस्ट 3 वीडियोस के साथ में हम एक यूनिट को कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये थर्ड पार्ट है यूनिट 1 का। प्रीवियस वीडियोस आप देख के आए होंगे, ये क्लास नंबर 28 है, जिसमें आज हम बेसिकली मेजोरिटी में कहें तो कॉग्निटिव थ्योरी की बात करेंगे। कॉग्निटिव थ्योरी की जब भी बात आती है तो जीन पियाजे का नाम काफी पॉपुलर है। इनके थ्योरी को अलग अलग सेंस में पढ़ा जाता है, क्योंकि हमारी जो यूनिट है, हमारी जो ब्लॉक है, वो लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में है। तो इस थ्योरी को, जो कॉग्निटिव थ्योरी है, वो लैंग्वेज के सेंस में आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। ये थ्योरी आपसे कई बार मिलेगी, मतलब आपकी मुलाकात इस थ्योरी से कई बार होगी पूरे सिलेबस में। अगर मैं कहूँ, पर्सनालिटी की थ्योरीज में बात होती है, डेवलपमेंट में भी बात होती है। जीन पियाजे कहीं ना कहीं आपके पास हर जगह से नजर आते रहते हैं आपको किसी ना किसी थ्योरी के फॉर्म में। लेकिन जो उनकी कोर कॉन्सेप्ट है, वो कॉग्निटिव थ्योरी के नाम से ही जाना जाता है। उसको हम रिलेट करते हैं अलग अलग केसेस में। जैसे जब डेवलपमेंट की बात आती है तो यही कॉग्निटिव थ्योरी डेवलपमेंट के सेंस में क्या कहती है, ये समझने की कोशिश करते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन में जब ये आती है तो लैंग्वेज की बात करती है। तो अलग अलग जगह पर जब ये थ्योरी आती है, रिलेट करते हम चलते हैं। क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट अगर आपने अंडरस्टैंड किया हुआ है तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मैं फिर भी आपको बता दूं कि जीन पियाजे की थ्योरी पर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियोस बनाए हैं, तो उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पिन कमेंट्स में ड्रॉप कर दूंगी। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त आपको कमेंट्स में नजर आने लगेगा ये लिंक इसका वीडियो का। तो स्पेसिफिकली भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा समझ लेंगे तो आपको हर जगह फिर उसको यूज करने में ईजी हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जिसमें कॉग्निटिव थ्योरी मैंने आपसे कहा मेजर टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में और कहीं भी पूछा जाए। अगर थ्योरी समझ लेंगे तो रिलेट कर पाएंगे। स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जीन पियाजे, जिन्होंने लैंग्वेज के एक्विजिशन पर बात की थी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कनेक्ट करते हुए। उन्होंने ये कहा था कि जो एक बच्चा होता है वो अंडरस्टैंड कर सकता है कोई भी कॉन्सेप्ट बिफोर श्योर ही कैन एक्वायर द पर्टिकुलर लैंग्वेज फ्रॉम विच एक्सप्रेसेस दैट कॉन्सेप्ट। कॉग्निटिव थ्योरी लैंग्वेज एक्विजिशन को कैसे व्यू करती है, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चाइल्ड्स ब्रॉडर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। Since the cognitive theory of language acquisition is based on Piaget's theory of cognitive development, इस चीज की मैं अभी बात कर रही थी कि लैंग्वेज एक्विजिशन की जो थ्योरी है वो किस पर बेस्ड है, Piaget's theory of cognitive development, जो कि इस जिसको अंडरस्टैंड करना, देखिए यहाँ पर भी आपको यही बात वो बताने वाले हैं, उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करना जरूरी है। अगले कुछ पैराग्राफ्स में हम पियाजे की थ्योरी को समझने वाले हैं, ना कि लैंग्वेज एक्विजिशन को। पर हम उसके ठीक बाद रिलेट करेंगे और साइमल्टेनियसली भी रिलेट करते चलेंगे कि कैसे पियाजे की जो कॉग्निटिव थ्योरी है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो लैंग्वेज को कैसे जोड़ लेती है। तो सबसे पहले पियाजे ये कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो 4 सेपरेट स्टेजेस के अक्रॉस आते हैं, जो कि एक फिक्स्ड ऑर्डर में होती हैं और हर बच्चे में वो यूनिवर्सल होती हैं। सभी बच्चों में इसी तरीके से वो स्टेजेस चलती हैं। पियाजे ये कहते हैं कि दीज स्टेजेस डिफर नॉट ओनली इन द क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट ईच, बट ऑल्सो इन द क्वालिटी ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एट दैट स्टेज। हर स्टेज पे अलग अलग चीजें होती हैं और अलग अलग लाइफ के फेज को वो डायरेक्ट करती हैं। वो ये भी कहते हैं कि मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट अकर्ड व्हेन द चाइल्ड रीच्ड एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैच्योरेशन एंड वाज एक्सपोज्ड टू रेलेवेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस। हर बच्चा जब अपने उस फेज में है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पहले फेज की बात करें, तो बच्चा जब उसमें ऑप्टिमम हो जाता है तभी वो दूसरी स्टेज की तरफ बढ़ पाता है। Without experience, children were assumed incapable of reaching their highest cognitive ability. Piaget's 4 stages are known as sensory motor, pre-operational, concrete operational and formal operational stages. ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें आपको याद में रखना है। वैसे अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो शायद आपने नहीं सुने होंगे। सेंसरी मोटर जो है वो फर्स्ट स्टेज कहलाती है, प्री ऑपरेशनल सेकंड कहलाती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थर्ड कहलाती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज फोर्थ कहलाती है। इन चारों स्टेजेस का ऑर्डर नहीं बदलता है, ये इसी स्टेजेस में चलते हैं और इनको आपको इसी सेंस में याद भी रखना है। तो सेंसरी मोटर क्या है? दिस इज द स्टेज इन अ चाइल्ड इज फ्रॉम बर्थ टू अप्रोक्सीमेटली 2 years, या हम ये कह सकते हैं जो सेंसरी मोटर है, सेंसरी मोटर स्टेज जो है उसको हम किससे मान सकते हैं, 0 से 2 years तक का। तो एक तो ये बात भी आपको याद रखनी होगी साथ में कि सेंसरी मोटर की जो स्टेज है वो बच्चे के इस दुनिया में आने से लेकर 2 years के एज फेज में होती है। इस स्टेज में क्या होता है, child has relatively little competence in representing the environmental using images, language और symbol। आपको पता है 0 से 2 साल का बच्चा क्या ही बातों को एक्सप्रेस कर पाता है, ज्यादा कुछ तो बता नहीं पाता। इनकी स्टेजेस को अंडरस्टैंड करते हुए एक छोटे बच्चे को अपने माइंड में बिठा लीजिए और उसी के बारे में सोचते रहिए। वो भी देखते ही देखते वो थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा आपके माइंड में अभी। तो उसी के बारे में सोचिए कि 0 से 2 years का जो बच्चा होता है वो कहाँ ज्यादा चीजों को बता पाता है, लेकिन जो भी चीजें वो अपनी बताता है वो सिंबॉलिक होती हैं।
बच्चा अगर आपसे कोई चीज मांग रहा है तो वो कुछ ना कुछ तो ऐसा सिंबल रिप्रेजेंटेशन करता है अपने एक्शंस के थ्रू, या फिर आप ही समझ जाते हैं उसके सिंबॉलिक में सभी कुछ आता है। अगर बच्चा रो रहा है तो आप समझ जाते हैं कि वो भूखा है, उसे भूख लग रही होगी, या फिर वो कुछ और चीज की भी डिमांड कर सकता है। तो इस तरीके से हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि सेंसरी मोटर में जो बच्चे होते हैं वो उसको, या इन्फेंट जिन्हें हम कहते हैं, उनको कोई बहुत अवेयरनेस नहीं होती है कि उनके आसपास चीजें हो क्या रही हैं। पियाजे कॉल्ड दिस इज अ लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। यहीं से ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट आता है। मैं यहीं से जोड़ूंगी। मैं तमाम वीडियोस में ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन अगर ये टॉपिक जिंदगी में कहीं भी आपको मिल जाए, शॉर्ट नोट की फॉर्म में, 3 मार्कर में, कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो आपको समझना है कि ये होता क्या है ऑब्जेक्ट परमानेंस। जैसा कि नाम है, बड़ा ही सिंपल है, नाम पे फोकस करिए। ऑब्जेक्ट के परमानेंट होने की स्टेज को आइडेंटिफाई कर लेने की कैपेसिटी। बड़ी सिंपल लाइन बोली है मैंने कि ऑब्जेक्ट के परमानेंट होने को, मतलब हम बच्चे को ये समझ में आता है कि वो जो चीज उसके सामने है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। जैसे कि एक बहुत अच्छी स्टडी इस पर हुई थी जिसको बोलते हैं ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी। एक छोटे बच्चे के सामने, छोटे बच्चा मतलब इसी फेज का बच्चा था, वो 8 मंथ्स में बिगिन हो जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे के अंदर। तो 8 मंथ से पहले वो जो बच्चा था, जब उसकी बॉल को ब्लैंकेट में हाइड कर दिया गया तो बच्चे ने फिर उस चीज के टुवर्ड्स कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, मतलब उसके लिए वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, राइट। लेकिन 8 मंथ के ऊपर के बच्चे पर जब ये चीज अप्लाई की गई तो देखा गया कि जब उसकी बॉल को ब्लैंकेट में छुपाया गया तो वो बच्चा रोने लगा। मतलब अब वो ये जानता है कि कोई तो चीज है जो अभी थी और अब गायब हो गई। लेकिन जब 8 मंथ से पहले जो बच्चा होता है उससे अवेयरनेस नहीं होती है, उसको नहीं मालूम होता है कि जो चीज मेरे सामने आई है वो है नहीं है, मतलब बच्चे के सेंसेस उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का वो अवेयरनेस है दैट ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ दे आर आउट ऑफ साइट। मतलब अगर बच्चे के सामने से उसके फादर मदर हट गए हैं या कोई और चीज, कोई ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग को भी उसमें काउंट किया जाता है, तो बच्चा ये जानता है कि वो हैं तो, मगर वो इस समय मेरे सामने नहीं है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो कंडीशन होती है, when a person hides the infant has no knowledge and they are just out of sight. Piaget के अकॉर्डिंग this person or object that has disappeared is gone forever to the infant. infant के लिए क्या है, वो चीज तो गायब ही हो गई, चली गई। तो सेंसरी मोटर स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो कहना चाहिए एक स्ट्रेंथ होती है वो बहुत वीक होती है। इवन दो 8 मंथ्स में बच्चा पहचान भी लेगा तो इतना थोड़ी ना उसके सेंसेस एकदम से स्ट्रांग हो जाएंगे 2 इयर्स तक आते हुए, धीरे धीरे होंगे ऑफ कोर्स। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेज क्या कवर करती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की कमी को कवर करती है। कब, सेंसरी मोटर स्टेज में, जो कि 0 से 2 इयर्स में होती है। अब हम समझेंगे, पहले मैं आपको अगली स्टेज पे ले जाने से पहले रिलेट करूंगी कि जब सेंसरी मोटर स्टेज में हम बच्चे का डेवलपमेंट बहुत फास्ट नहीं देख रहे हैं तो इस टाइम पर लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसा होगा, वो भी तो उसी स्पीड से चलेगा जिस तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। आप प्रीवियस वीडियोस में पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे जो बोलने की कैपेसिटी है, हमारे अपनी बात को कम्युनिकेट करने की कैपेसिटी है, अपनी बात को डिलीवर करने का जो एक्सप्रेशन है, वो सब कुछ यहाँ से जुड़ा है। मतलब जितना फास्ट हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, लैंग्वेज भी उतनी फास्ट होगी। जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, छोटे बच्चे जिनमें हम कोई स्पीच रिलेटेड इश्यू देखते हैं, उसे हम लेके कहाँ जाते हैं, हम किसी लैंग्वेज के डॉक्टर के पास लेके नहीं जाते, उसको लेकर जाया जाता है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले डॉक्टर के पास। ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है कि बच्चे के बोलने में प्रॉब्लम क्यों आ रही है या वो बोलने में डिले क्यों कर रहा है। तो ये फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है कि बच्चे के ब्रेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन रिलेटेड कोई इश्यू तो नहीं है, कोई न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यू तो नहीं है। तो हम क्यों चेक कर रहे हैं उसको, क्योंकि वो लैंग्वेज से जुड़ा है। तो इसी वजह से इस थ्योरी को भी हम समझ रहे हैं, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लैंग्वेज का बड़ा ही गहरा रिलेशनशिप है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेज हमारी आ जाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज इज फ्रॉम द एज ऑफ 2 to 7 years। अब ध्यान रहेगा आपको कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में हम 2 से 7 years तक के बच्चों को लेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एट दिस टाइम इज लैंग्वेज। बिल्कुल, इस टाइम पर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट लैंग्वेज का ही होता है। बच्चा बोलना सीखता है और बोलने से ही वो सारे काम सीखता है। बोलने के साथ साथ सुनना भी सीखता है, ऑफ कोर्स समझना भी सीखता है, चीजों को अंडरस्टैंड करना सीखता है। तो चिल्ड्रन डेवलप एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड दैट अलाउज देम टू डिस्क्राइब पीपल, इवेंट्स एंड फीलिंग्स। Children at this time use symbols. They can pretend when driving their toys can across the couch and the couch is actually a bridge. मतलब बच्चे जो होते हैं वहाँ इस टाइम पर क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज की हेल्प से बहुत सारे एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो ये वो स्टेज है जिसमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है, बहुत ही तेजी से होता है, हम ऐसे कहेंगे। ओके, चिल्ड्रन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट पियाजे कॉल्ड ईगोसेंट्रिक थॉट्स। जैसे आपने ऑब्जेक्ट परमानेंस को समझा था, वैसे ही एक न्यू टर्मिनोलॉजी आती है ईगोसेंट्रिक थॉट यहाँ पर, इसको भी हम अभी समझेंगे।
ईगो सेंट्रिक का मतलब होता है, वैसे कहते हैं कि ईगो है इसके अंदर बहुत, किसी भी पर्सन के लिए हम कहते हैं इसके अंदर बहुत ईगो है, मतलब वो पर्सन खुद से ज्यादा एसोसिएटेड है, खुद को लेके ज्यादा मतलब रहता है, अपने बारे में ज्यादा सेंटर्ड रहता है। ईगो सेंट्रिक का मतलब ये है कि बच्चे को लगता है कि सारी दुनिया मेरे आसपास ही है, जो कुछ भी है वो मेरे अराउंड ही है, मतलब क्योंकि उसने इतना दुनिया को एक्सपेंड नहीं किया होता है, इतना ऑफ कोर्स उसने दुनिया को इतना ज्यादा देखा नहीं होता है, तो उसको क्या लगता है मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी मौसी, मेरे कजिन, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरा स्कूल, एवरीथिंग इज अराउंड जस्ट मी। उसे नहीं पता कि दुनिया में भी बहुत कुछ है। इसी फीलिंग को हम कहते हैं ईगोसेंट्रिक थॉट्स, मतलब बच्चा खुद से ही जुड़ा रहता है और हर चीज को खुद से जोड़कर देखता है। आप देखिएगा इस उम्र में बच्चे जो कहानी सुनाते हैं ना, उस कहानी के सबसे मेन कैरेक्टर वो खुद ही होंगे, या फिर अगर वो कोई किसी और को मेन कैरेक्टर में रख के भी सुना रहे हैं तो खुद को कहीं ना कहीं रिलेट कनेक्ट जरूर करके चलते हैं, मतलब उनको ही लगता है कि दे आर द प्राइमरी और द मेन रिसोर्स ऑन दिस प्लैनेट, राइट? तो दैट इज व्हाट वी कॉल egocentric thought. The world at this stage is viewed entirely from the child's own perspective, thus a child explanation to an adult can be यूनिफॉर्मेटिव। तो इस तरीके से यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमने किन किन चीजों को देखा, एक तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है, दूसरा बच्चा ईगोसेंट्रिक थॉट्स को भी एक्सप्रेस करता है, इसकी ही हेल्प से अपने थॉट प्रोसेसिंग को डेवलप कर पाता है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो अभी कॉन्क्रीट पे जाने से पहले कुछ और चीजों को भी हम समझेंगे यहाँ पे। 3 years old will generally hide their face when they are in trouble, even though they are in plain view. 3 years old believe that their inability to see others also result in others' inability to see them. ये प्री ऑपरेशनल स्टेज क्योंकि एक बड़ा फेज होता है, तो यहाँ पे हम जो चीजें शुरुआत में देखते हैं वो चीजें एंड में नहीं रहती, जाहिर सी बात है, बहुत कुछ बदल जाता है, 0 से 2 में भी बदलता है, भले ही वो फेज हमें छोटा लगता है लेकिन उसमें चेंज बहुत ज्यादा होते हैं। उसी तरीके से 2 से 7 के केस में भी हम ये देखते हैं कि बच्चे के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जो वो मैथमेटिकली कहें, लैंग्वेज के सेंस में कहें, एक्शन परफॉर्म करने के सेंस में कहें, बॉडी मूवमेंट के सेंस में कहें, बॉडी कोऑर्डिनेशन को भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। हर चीज में हम 2 और 7 में बहुत डिफरेंस देखते हैं। एक 2 साल के बच्चे को विजुअलाइज कीजिए और एक 7 साल के बच्चे को कीजिए तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितना कुछ उनके अंदर चेंजेस होते हैं। तो एक फेज से हम बहुत दूसरे डिफरेंट फेज की तरफ आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, विच इज अ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से लेके 12 इयर्स की एज में स्टार्ट होती है, मतलब इसके बीच में चलती है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हम क्या देखते हैं, मार्क कर लेते हैं इसको, ये होती है 7 से 12 इयर्स। द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टेज इज मार्क्ड बाय द मास्टरी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, यानी बच्चे जो होते हैं वो कैसी एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं to think in a more logical manner and they begin to overcome some of the egocentric characteristics of the pre-operational period. जो egocentric phase था उनकी लाइफ में, जो सिचुएशन अराइज होती थी उसमें थोड़ा बदलाव आता है। अब बच्चे को लगता है कि हाँ और भी चीजें हैं, दूसरे का व्यू भी मैटर करता है, सिर्फ मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ सिर्फ उतना ही नहीं है, चीजें इसके अलावा भी हैं। तो जब बच्चा ये समझने लगता है धीरे धीरे, तो वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और 12 इयर्स तक आते आते उसको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। वो ये जानता है कि हमें हमारे मैम ने ऐसा बताया था, ऐसा भी होता है, इस दुनिया के बाहर ऐसी भी चीजें हैं, या फिर जो हमने नहीं देखा है वो ऐसा भी होता है, बहुत सारे कल्चर के बारे में जानता है। तो इस तरीके से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा बहुत सारी चीजों को डिस्प्ले करता है अपने बिहेवियर और अपने एक्शंस के थ्रू। वन ऑफ द मेजर आइडियाज लर्न इन दिस स्टेज इज द आइडिया ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी कि जो जैसे चीजें एक पैटर्न में चलती हैं उसका रिवर्स भी पॉसिबल है, ये बच्चे जान पाते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि बॉल ऑफ क्ले दैट इज रोल्ड आउट इनटू अ स्नेक पीस ऑफ द क्ले, उन्हें पता है कि उस क्ले से कुछ और भी हम यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वैसे तो डीपर में आपको पढ़ना है तो मैंने जो लिंक मेंशन किया है उससे आप पढ़ेंगे। फोर्थ की तरफ आ जाते हैं, विच इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जैसा कि नाम में जब फॉर्मल लग गया है तो कुछ ना कुछ तो फॉर्मल वे में जरूर चलेगा, और वो क्या है, ये 12 से स्टार्ट होके अडल्टहुड तक जाती है, 12 टू अडल्टहुड। अब ये कैसे फिक्स होगा कि ये स्टेज खत्म हो रही है? ये जब पर्सन इस स्टेज में एंटर होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, बहुत सारी चीजों को ग्रो करने के बाद, बहुत सारी चीजों को एक्वायर करने के बाद धीरे धीरे स्टेज के साथ वो आगे बढ़ता चला जाता है। इस स्टेज की हम बात करें, दिस स्टेज प्रोड्यूसेस अ न्यू काइंड ऑफ थिंकिंग दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, फॉर्मल एंड लॉजिकल। बच्चा जो होता है वैसे भी इसी एज में आके प्यूबर्टी को गेन करता है और उसके बाद बच्चे के अंदर बहुत सारी मेच्योरिटी आ जाती है इन एवरी सेंस। फिजिकल मेच्योरिटी आती है, मेंटल इमोशनल तरीके से चेंजेस आते हैं। Thinking is no longer tied to events that can be observed. A child at this stage can think hypothetically and use logic to solve problem. Hypothesis बनाना और बहुत सारी चीजों को करना इस एज में होने लगता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसे हम कहते हैं। पियाजे का सजेशन क्या है, that cognitive performance cannot be attained unless
Cognitive readiness is brought about by maturation in environmental stimuli, has been instrumental in determining the structure of educational curricula. मतलब प्याजे ये कहते हैं कि जो कॉग्निटिव की परफॉर्मेंस है वो कब तक एक्वायर नहीं की जा सकती, जब तक बच्चा अपनी मेच्योरिटी से या फिर एनवायरमेंट में होने वाली डिफरेंट इवेंट्स से सिचुएशंस के अक्रॉस आके खुद को उसको लर्न नहीं करता है, तब तक नहीं हो सकती। अच्छा, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखिए और क्या दिया है, अभी तो केवल कॉग्निटिव थ्योरी चल रही थी, अभी लैंग्वेज पे बात आई भी नहीं है मेजरली, अगर हम कहें थोड़ा बहुत ही मैंने आपको मेंशन किया है। अब कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन यहाँ से शुरू होती है। ये हमें ये बताती है दैट अ चाइल्ड फर्स्ट बिकम्स अवेयर ऑफ अ कॉन्सेप्ट सच एज रिलेटिव साइज एंड ओनली आफ्टरवर्ड डू दे एक्वायर द वर्ड्स एंड पैटर्न्स टू कन्वे देयर कॉन्सेप्ट। Simple ideas are expressed earlier than more complex ones, even if they are grammatically more complicated. जैसे छोटे बच्चे को जब हम देखें, लैंग्वेज की बात करें, स्कूल में भी आप देखिए, बच्चों को पहले अल्फाबेट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, धीरे धीरे वर्ड्स की तरफ आते हैं, फिर सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। तो लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्योरी भी यही कहती है कि बच्चा पहले बहुत सिंपलर और इजियर लेवल के जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनसे अवेयर होता है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जाता है। और धीरे धीरे हमें पता है कि इंग्लिश बोले चाहे कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, हम लैंग्वेज के लिए हम कोई सैंपल लेके चल सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली ओके, है ना। अगर आप भी कोई एग्जांपल ऐड करना चाहते हैं, मैं भी जब जनरली ये बात करती हूँ तो मेरे मुंह से एग्जांपल में इंग्लिश ही निकलता है, क्योंकि हम जिस कंट्री में रहते हैं वहां पे एक कॉमन लैंग्वेज तो इंग्लिश है ही, जो सभी बोल सकते हैं, तो इसीलिए उसका एग्जांपल लेते हैं, सो दैट इवन इफ एनी स्टूडेंट इज वाचिंग इट फ्रॉम द वेरी साइड ऑफ साउथ साइड ऑफ इंडिया और एनी साइड ऑफ दे कैन अंडरस्टैंड। ऑल राइट, नो मैटर। अभी हम बात कर रहे थे कि कंसेप्चुअल डेवलपमेंट माइट अफेक्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगर बच्चे ने सिमेंटिक डिस्टिंक्शन में उसको डिफिकल्टी होती है तो हो सकता है कि वो बाकी के जो सिंटेक्स और स्टेटमेंट्स का कंस्ट्रक्शन है उसमें भी उसको प्रॉब्लम आए। Complexity of a grammatical form has a demonstrable role in the development. Simpler rule and forms appear in speech before more complex one. All other things being equal. जैसे कि अगर हम बात करें, the plural marker S in English, which requires knowing only whether the number of reference is singular or plural, is used consistently before the present tense marker. He walks, which requires knowing whether the subject is singular or plural. जब भी हम इंग्लिश में इस तरीके का करते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल इंग्लिश में यूज किया गया है, जैसे हमने यहाँ पे वर्क्स लिखा है तो हम समझ रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है वो हमारा वो क्या है, सिंगुलर है, इस तरीके का अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट। और जो पहला या सेकंड या थर्ड पर्सन है वो उस सिचुएशन में प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज हो रहा है। देयर इज कंसिस्टेंट ऑर्डर ऑफ मास्टरी इन द मोस्ट कॉमन फंक्शन मॉर्फीम्स इन अ लैंग्वेज। हियर इज एन एग्जांपल फ्रॉम इंग्लिश। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है कि किस तरीके से हम आईएनजी का यूज करते हैं किसी भी स्टेटमेंट में, जब हम यूज करते हैं तो कैसे करते हैं हम समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ऐसे कई एग्जांपल्स है हमारे पास कि सीरिएशन का एग्जांपल भी है कि देयर विल बी अ पॉइंट इन अ चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट व्हेन शी और ही कैन कंपेयर ऑब्जेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू साइज। कई बार बच्चे जो होते हैं वो बता सकते हैं कि वेदर दिस इज मोर और लेस, इट्स लार्ज और नॉट। इस तरीके की बच्चे चीजें जो है वो बता पाते हैं या फिर उनको ऑर्डर में भी अरेंज कर पाते हैं। तो पियाजे ये सजेस्ट करते हैं कि a child who has not yet reached this stage would not be able to learn and use comparative adjectives like bigger or smaller. अगर बच्चे ने ये अंडरस्टैंड नहीं किया है तो वो किसी इस तरीके से, अगर इंग्लिश में एग्जांपल की हम बात करें तो वो कंपैरिजन भी नहीं कर पाएगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अनदर फिनोमेना ऑफ्टन साइटेड इन रिलेशन टू द कॉग्निटिव थ्योरी। जब बच्चे का जीवन का फर्स्ट ईयर होता है तो बच्चे कई बार उस एग्जिस्टेंस से चीजों के अनअवेयर रहते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जब बच्चे 18 मंथ्स की एज तक पहुंच जाते हैं, चिल्ड्रन हैव रियलाइज्ड दैट ऑब्जेक्ट्स हैव एन एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ देयर परसेप्शन। और कॉग्निटिव थ्योरी इससे क्या अटेंशन ड्रॉ करती है, दैट द लार्ज इंक्रीज इन चिल्ड्रंस वोकैबुलरी एट अराउंड दिस स्टेज। इस स्टेज में आके बच्चे का बहुत सारी चीजों को समझ पाने की कैपेसिटी डेवलप कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, अगर बच्चा ये ध्यान में रख पा रहा है कि उसने कोई चीज देखी थी, तभी तो वो उसको उसके नाम को याद रख पाएगा, उसको एज अ मेमोरी अपने पास होल्ड कर पाएगा, और इसी से तो उसकी वोकैब बनेगी जब उसे कुछ बताया जाएगा। अगर बच्चा हर चीज भूल रहा है, फॉरगेटिंग की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, तो उसकी लैंग्वेज के डेवलपमेंट में भी हमें डिके देखने को मिलेगा। ओके, क्लियरली देयर इज सम लिंक बिटवीन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, जो कि पियाजे की थ्योरी इसको कनेक्ट करके हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में। पर कॉग्निटिव थ्योरीज की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई लैंग्वेज एमर्ज इन द फर्स्ट प्लेस। एपिस आल्सो डेवलप cognitively in much the same way as young children in the first few years of life, लेकिन language acquisition does not follow naturally from their development. Clearly cognitive theories में कुछ limitations तो हमें देखने को मिलती हैं। अगर first 18 months की बात करें
तो कनेक्शन ऑफ द टाइप एक्सप्लेन अबव आर पॉसिबल टू ट्रेस बट एज अ चाइल्ड कंटिन्यूज टू डेवलप, ये मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे लैंग्वेज और इंटेलेक्ट आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ये अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है कि ऐसी चीजों को। कुछ स्टडीज ऐसे भी निकल कर आई हैं जहां पे ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा अबनॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट को दिखाते हैं लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा फ्लुएंटली बोल लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसके थ्रू नहीं निकल कर आ पाई हैं, उन्हीं को हम लिमिटेशंस में डाल देते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेजर टॉपिक तो हमारा यही था, पर इनपुट और इंटीग्रेशन थ्योरीज को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फास्ट ही समझेंगे, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है समझने के लिए। जो चॉम्स्की का वर्क था उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम बात करें तो मोर रिसेंट थ्योरिस्ट हैव स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इनपुट चिल्ड्रन रिसीव फ्रॉम देयर केयर गिवर्स। लैंग्वेज एग्जिस्ट for the purpose of communication and can only be learned in the context of interaction with people who want to communicate with the person। जिससे भी हम बातचीत करते हैं हम उसके जैसा या तो बोलने लगते हैं या फिर ये बड़े एज में नहीं होता, वक्त लगता है। अगर आपने माइग्रेशन कर लिया है, आप किसी दूसरी जगह पर रहने लगे तो थोड़ा बहुत असर आपकी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, लेकिन बच्चों के केस में क्या होता है वो तो एग्जैक्ट वैसा ही कॉपी करने लग जाते हैं जैसे जिनके साथ वो रहते हैं, केयर गिवर्स की अगर हम बात करें। Interactionists such as Jerome Bruner suggest that the language behavior of adults when talking to children is especially adapted to support the acquisition process। मतलब जिस तरीके से भी हम बच्चों से बात करते हैं वो उनके लैंग्वेज के एक्विजिशन को ग्रो कराने में, फ्लरिश कराने में हेल्प करता है। This support is often described to as scaffolding for the child's language learning। Bruner also coined the term language acquisition support system, जिसको हम LASS कहते हैं, इन रिस्पॉन्स टू चॉम्स्कीज LAD। आपने LAD के बारे में पढ़ा था, मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। इट हैज बीन नोटेड दैट द टर्न टेकिंग स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्वर्सेशन इज डेवलप्ड थ्रू गेम्स एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लॉन्ग बिफोर एक्चुअल वर्ड्स आर अटर्ड। तो इस तरीके से इसमें होता है। तो चिल्ड्रन डू नॉट हियर सेंटेंसेज इन आइसोलेशन बट इन अ कॉन्टेक्स्ट। Many models of language acquisition assume that the input to the child consists of a sentence and a representation of the meaning of that sentence। मतलब बच्चा जो होता है वो किसी भी सेंटेंस से डायरेक्टली फेमिलियर नहीं होता, उसके पार्ट्स को अंडरस्टैंड पहले करता है, इनफ्रेड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट एंड फ्रॉम द चाइल्ड्स नॉलेज ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। जब बच्चे को वर्ड्स के सबके मीनिंग पता है तो वो जोड़ के कोई एक मीनिंग निकाल सकता है, लेकिन आप एक्सपेक्ट करें बच्चा पूरी लाइन आपको एक्सप्लेन कर दे, वो नहीं कर पाएगा। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, छोटा सा टॉपिक है, कम ही पूछा जाता है ना के बराबर ही, लेकिन आप एक नोटिस में रख सकते हैं कि हाँ आपने कभी सुना था इस तरीके से। ये इनके इस थ्योरीज की बात करें तो सर्व एज अ यूजफुल करेक्टिव टू चॉम्स्कीज अर्ली पोजीशन। जो भी चॉम्स्की ने डिफाइन किया था LAD के थ्रू, उससे एक स्टेप आगे की ये बात करता है और उनके पॉइंट्स को ही डिस्कार्ड करता है। तो यहाँ पे यही इसकी लिमिटेशन हो जाती है कि जब देर आर अ लॉट ऑफ कल्चर्स इन विच एडल्ट्स डू नॉट अडॉप्ट स्पेशल वेज ऑफ टॉकिंग टू चिल्ड्रन, सो चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच मे बी यूजफुल बट मे नॉट बी एसेंशियल। मतलब बच्चा जो होता है वो अलग अलग कल्चर्स के क्रॉस जब आता है या किसी डिफरेंट कल्चर के क्रॉस जब आता है तो वो जरूरी नहीं है कि उस स्पीच को उस तरीके से हैंडल कर पाए। ओके, अब आते हैं बायोलॉजी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। इस टॉपिक को हम थोड़ा सा समझेंगे, ये पूछा जा सकता है इन सम वे। तो क्या है? ह्यूमन लैंग्वेज इज मेड पॉसिबल बाय स्पेशल एडेप्टेशन ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बॉडी दैट अकर्ड इन द कोर्स ऑफ ह्यूमन इवैल्यूएशन। आपको मालूम है ह्यूमन की जो लैंग्वेज है वो क्यों इतनी स्पेशल और डिफरेंट है? क्योंकि हमारे ब्रेन के इवॉल्व होने से, हमारे माइंड की प्रोसेसिंग की वजह से हमारी जो लैंग्वेज है वो इतने अच्छे से निकल कर आ पाती है, इतने अच्छे तरीके से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। एंड विच आर पुट टू यूज बाय चिल्ड्रन एक्वायरिंग देयर मदर टंग। इसी वजह से जो बच्चे मदर टंग में अपने बात भी कर पाते हैं। शेप ऑफ द ह्यूमन वोकल ट्रैक्ट seems to have been modified in evolution for the demands of speech। हमने देखा है कि अगर हम पुराने समय की बात करें, पहले इवोल्यूशन के फेज की बात करें, तो वॉइस के टोन में, वॉइस के टेक्सचर में, बातों के स्टेटमेंट्स के तरीकों में बहुत बदलाव आया है, सब चीजों में बहुत बदलाव आया है ना। हमारे बात वॉल्स का जो साउंड्स हैं या जो भी हमारे बात बोलने का तरीका है, सब में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। अगर डार्विन के ही नेचुरल सिलेक्शन के ग्रेजुअल प्रोसेस के हिसाब से हमारी लैंग्वेज भी डेवलप होती तो बहुत सारी चीजें हम जो चिंपैंजीज के केस में हम देखते हैं उनसे बहुत सारी चीजें हमारी मैच हो सकती थी। मतलब अगर उतना ही स्लो प्रोसेस लैंग्वेज के डेवलपमेंट का चलता तो उस तरीके से लैंग्वेज पे भी हमें उसमें फर्क देखने को मिलता। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है, चीजें बहुत बदल चुकी हैं। अगर एक छोटा बच्चा जो होता है वो थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स को सुनता है, बहुत जल्दी उनको आपस में डॉट्स कनेक्ट कर लेता है। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से ह्यूमन का जो ब्रेन है वो ओवर टाइम इवॉल्व होके इतना ज्यादा डेवलप हुआ है, उसी के साथ साथ लैंग्वेज का प्रोसेसिंग भी डेवलप हो गई है। दोनों कनेक्टेड है, हमने कई बार ये बात की है। तो उसी तरीके से लैंग्वेज भी हो गई है। वरना अगर स्लो प्रोसेस में चलता तो जिस तरीके से ह्यूमन की डेवलपमेंट में हमने स्लो प्रोसेसिंग या जो भी चीजें इसके फेज में आती हुई देखी हैं, उसी तरीके से हमें लैंग्वेज में देखने को मिलता। तो जो हमारी हेडिंग है वो हमें क्या मेजर बात बताती है
कि लैंग्वेज एक्विजिशन की बायोलॉजी हमारे ह्यूमन की प्रोसेसिंग की बायोलॉजी पर डिपेंडेंट है, यानी कि उससे पूरी तरीके से अफेक्टेड है, हम ये भी कह सकते हैं। ओके, ब्रेन में होने वाले जो मैचुरेशनल चेंजेस होते हैं वो इसमें एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसका एक सब टॉपिक है कि हमें पता है कि ब्रेन में होने वाले जो भी मैचुरेशनल चेंजेस होते हैं, मैचुरेशन ऑफ लैंग्वेज सर्किट्स ड्यूरिंग अ चाइल्ड्स अर्ली इयर्स में बी अ ड्राइविंग फोर्स अंडरलाइंग द कोर्स ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। ये एक चीज हो सकती है। बर्थ से पहले वर्चुअली ऑल द न्यूरॉन्स आर फॉर्म्ड एंड दे माइग्रेट इनटू देयर प्रॉपर लोकेशंस इन द ब्रेन। जो भी नर्व सेल्स होती है ना, वो फॉर्म हो जाती हैं और वो अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाती हैं। बट हेड साइज, ब्रेन वेट एंड थिकनेस ऑफ द cerebral cortex where the synapses subserving mental computation take place continue to increase rapidly in the year after birth। जब ये सब प्रोसेसिंग होती है बायोलॉजिकल वे में, तो बर्थ के ठीक बाद क्या होता है, फास्ट प्रोसेसिंग होनी शुरू हो जाती है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस आर नॉट कंप्लीट until 9 months and they continue to grow their speed inducing myelin insulation throughout childhood। Synapses continue to develop, peaking in number between 9 months and 2 years, at which point the child has 50% more synapses than the adult। कहने का मतलब ये है, जो भी आप कहानी सुन रहे हैं, इसके कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो बहुत फास्ट होता है। जब हम पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को पढ़ते हैं, वहां भी यही चीज देखते हैं कि जितना फास्ट डेवलपमेंट बच्चे में होता है उतना फास्ट अडल्ट होने के बाद नहीं होता है। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि उसी टाइम पर लैंग्वेज का भी उस पर एक फर्क आता है, राइट। इसके आगे ये भी कहते हैं कि इसी तरीके से one can conjecture that these changes are responsible for the decline in the ability to learn a language over the lifespan। जो चीज सीधे मोशन में चलेगी उसमें कुछ ब्रेकेज भी हो सकते हैं for some students, for some children। Language learning circuitry of the brain is more plastic in childhood। Children learn or recover language when the left hemisphere of the brain is damaged or even surgically removed। सर्जिकल रिमूव होने के जो केसेस थे वो हमने शुरू में बात की थी, बात आपको बताया था बायोलॉजिकली कैसे वो चीजें होती हैं। तो इस तरीके से जब अफेजिया का हमने केस देखा था, जो परमानेंट अफेजिया क्रिएट कर देता है बच्चे के अंदर, तो लैंग्वेज के कुछ सर्किट्स होते हैं जो जब किसी भी तरीके से उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। कब? जब बच्चे के ब्रेन से रिलेटेड कोई भी इश्यू होंगे जिसमें कि न्यूरो डेवलपमेंटल केसेस भी काउंट होते हैं। न्यूपोर्ट एंड ग्लाइटमैन shows how sheer age seems to play an important role। Successful acquisition of language typically happens by 4 and is guaranteed for children up to age of 6। मतलब 6 एज आते आते बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है काफी ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाता है, और उसके बाद प्यूबर्टी के बाद फिर उसके बाद उतना फास्ट नहीं चलता, वहां तक बच्चा उस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से एक्वायर कर लेता है। मैचुरेशनल चेंजेस इन द ब्रेन सच एज द डिक्लाइन इन मेटाबॉलिक रेट एंड नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ड्यूरिंग द अर्ली स्कूल एज years and the bottoming out of the number of synapses and metabolic rate around puberty are प्लॉजिबल कॉजेज। यानी यहाँ पे कहते हैं कि जो भी बच्चे की लाइफ में कोई क्रिटिकल पीरियड आता है सक्सेसफुल लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए, वो न्यूरोलॉजिकली डिटरमाइंड हो सकता है। और जरूरी क्या है, बच्चे ने जो भी अपने 6-7 ईयर्स की एज तक आते आते बच्चा जितना अच्छे से लैंग्वेज को डेवलप कर पाता है, मतलब ऑटोमेटिकली होता है ये हर बच्चे के लिए, उतना ही अच्छे से उसके आगे की लाइफ में उसका लैंग्वेज का फेस चलता है। अब बात करेंगे कि यहाँ पे डिसोसिएशन भी हो सकता है लैंग्वेज और जनरल इंटेलिजेंस के बीच में। कैसे होगा, इसको समझाने की कोशिश की थी। ह्यूमंस इवॉल्व्ड ब्रेन सर्कुलेटरी मोस्टली इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर सराउंडिंग द साइल्वेवियन फिशर दैट अपीयर्स टू बी डिजाइन्ड फॉर लैंग्वेज। Though how exactly their internal wiring gives rise to rules of language is unknown, the brain mechanism underlying language are not just those allowing us to be smart in general। मतलब जो हमारा लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है सिर्फ उससे ही हमारा जनरल इंटेलिजेंस बिल्ड नहीं हो जाता है कि अगर कोई भी बोल लेता है बहुत अच्छे तरीके से तो हम कहेंगे उसका जनरल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं है। स्ट्रोक्स ऑफ्टन लीव अडल्ट्स विद कैटास्ट्रोफिक लॉसेस इन लैंग्वेज दो नॉट नेसेसरली इम्पेयर्ड इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब अगर किसी भी तरीके का ब्रेन रिलेटेड इश्यू होता है तो यहाँ पे लैंग्वेज में भी इश्यूज देखने को मिलते हैं। कब? जब अडल्ट्स की बात हो रही है, राइट। तो इसी वजह से जो हम नॉन वर्बल पार्ट IQ टेस्ट का मेजर करते हैं उसमें वो चीज नजर आ सकती है। There are also syndromes showing the opposite dissociation where intact language coexists with severe retardation। These cases show that language development does not depend on fully functioning general intelligence। यहाँ पे कहते हैं कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट आपको ये नहीं बताता है कि आपका इंटेलिजेंस भी डेवलप हो गया है, मतलब दोनों के बीच में डिसोसिएशन है। आप इस वाले पोर्शन में किस तरह से अपनी बात को लिखेंगे कि जो हमारा लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो हमारे इंटेलिजेंस को कोई इम्पैक्ट नहीं करता है। वो उससे रिलेटेड तो है, ऐसा नहीं कह सकते कि रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो जनरल इंटेलिजेंस को इंक्रीज या बिलो करने में अपना कोई भी पार्ट ऐसा रोल नहीं प्ले करता है, राइट, इम्पैक्ट नहीं करता है बेसिकली। फिर कुछ न्यूरल नेटवर्क्स भी होते हैं।
न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं? कुछ कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट ये कहते हैं that they have created neural networks or computer models that can acquire some aspects of language. These neural networks are not pre-programmed with any rules. Instead, they are exposed to many examples of a language. इन एग्जाम्पल का यूज करते हुए न्यूरल नेटवर्क्स जो होते हैं वो किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर्स का क्रिएट कर देते हैं और हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में। ये जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं ये आर्टिफिशियली क्रिएट किए जाते हैं। उन्हें क्रिएट करने वाले जो डेवलपर्स होते हैं, बेसिकली जो साइंटिस्ट होते हैं जिनको हम बोल सकते हैं, वो ये चीज मेक श्योर करते हैं कि चिल्ड्रन में एक्वायर लैंग्वेज इन अ सिमिलर वे थ्रू एक्सपोजर टू मल्टीपल एग्जांपल्स। मतलब बच्चे जो है वो बार बार उन चीजों के अक्रॉस आएंगे, उन चीजों को देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तो वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से हमने यहाँ पे इस पूरे 1 यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। सम अप करने के लिए आप रिपीट कर सकते हैं, यूनिट एंड क्वेश्चन में से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो जरूर बताइएगा। अगर मैं आज के होमवर्क की बात करूं तो ये जो टॉपिक है इंटीग्रेशनिस्ट थ्योरी और यहाँ पे बायोलॉजी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, ये कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है, लेकिन इसको आप एक बार देख सकते हैं तो हार्डली ही पूछा जाता है। मेजर है आपका कॉग्निटिव थ्योरी, तो इस थ्योरी को लैंग्वेज से रिलेट करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स को ऐड करते हुए एक पैराग्राफ की फॉर्म में एटलीस्ट 2 पेज का एक कंटेंट बनाइएगा। वही आपका होमवर्क है आज के वीडियो के लिए। और इसी के साथ हमने यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया है। मिलती हूँ आपसे 29th वीडियो में, जहां पर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, नेक्स्ट यूनिट बिगिन करेंगे ब्लॉक 3 की। ऑलराइट, सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। सी यू सुपर सून, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।